अंजू आंटी, आपका स्वागत है। जय गुरु जी, नमस्ते। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी जो इस समय सब जुड़े गुरु जी के साथ के लिए मैं उनकी महिमा गुणगान करने के लिए टोटली अपने आप को असमर्थ समझती हूँ। मैं इसीलिए कभी सत्संग नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि मैं इतनी कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ कि मैं गुरु जी के बारे में कुछ गुणगान कर सकती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ उसके लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुरु जी से हम लगभग 25 साल पहले मिले थे। ड्यूरिंग द सत्संग मेरी जितनी रेफरेंसेस सबीना भाभी और तरुण भैया के लिए होंगी, वो सबीना कोचर आंटी एंड तरुण कोचर अंकल हैं, क्योंकि उनके बिना ये सत्संग मैं कर नहीं पाऊंगी उनके मेंशन के बिना। तरुण भैया और प्रवीण बचपन के दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो जब तरुण भैया ने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, वो हमें सबसे पहली बार चंडीगढ़ लेकर गए। हम गुरुजी के चंडीगढ़ मंदिर में पहुंचे। वो बहुत ही साधारण सा एक मंदिर था और गुरुजी ने अपने चोले पे सिंहासन पे बैठे थे। कुछ पहली बार जाने से ऐसा कुछ ये नहीं लगा कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी साक्षात शिव का रूप है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर हाँ, वहां हम गए, वहां बहुत सारी हमें लंगर की रोटियां खाने के लिए मिली जो हमें खत्म करनी थी, वो हमने खत्म करी। उसके बाद जब हम उठ गए तो वहां पिलर था एक तरफ, तो गुरुजी ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा कि हम दोनों की तरफ इशारा करके, कौन हो, कहाँ से आए हो। मैं तो डर के मारे एक पिलर के पीछे छिप गई कि मुझे कुछ जवाब ना देना पड़े, और प्रवीण भी कुछ नहीं बोल पाए। तरुण भैया बोली, गुरुजी ये मेरे साथ आए हैं, ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रवीण। अच्छा अच्छा, हुआ हो करके उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। हमारी बस ये पहली मीटिंग थी और फिर हम दिल्ली आ गए। एम्पायर स्टेट मंदिर जाने का बहुत मन होता था, कम जा पाते थे क्योंकि मेरा बेटा तब बहुत छोटा था और मेरे पास घर पे कोई हेल्प नहीं थी, कोई रख सके बच्चे को, और वहां पर मंदिर में बच्चे छोटे लाना अलाउड नहीं था। कहते थे कि बच्चे छोटे हैं तो उनको घर पर ही ब्लेसिंग पहुंच जाएगी। पर जो भी है उसके, अब इन 25 सालों में जो गुरु जी ने हमारी जिंदगी का फ्लिप टर्न किया है ना, 180 डिग्री, वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। शायद वो सत्संग के द्वारा मैं समझा भी ना पाऊं, और आप लोग उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं, मैं पूरी बताने की कोशिश करूंगी। गुरुजी पास जब एम्पायर स्टेट मंदिर जाते थे तो गुरुजी इतने सुंदर लगते थे ना, उनका सब चीज ऐसे चमकता था। हमेशा मुझे लगता था ये लैमिनेटेड होके बैठते हैं, यहाँ क्या बात है। उनके हैंड्स, मैंने कभी उनके चरणों के बेयर फुट के कभी दर्शन नहीं किए, और लोगों ने किए होंगे। गुरुजी हमेशा सी थ्रू सॉक्स पहनते थे, ब्लैक या नेवी कलर। और गुरुजी के जब भी चरण स्पर्श करते थे, मत्था टेकते थे, तो गुरुजी हमें हाथ जोड़ते थे। हम किस भाव से करते थे वो तो अलग है, पर गुरुजी हमें हाथ जोड़ के नमस्ते कहते थे। और गुरुजी को ना कोई देख नहीं सकता था, मैं तो कभी भी नहीं देख पाई गुरुजी को। कभी भी एक मिनट को मैं चोरी से सोचती भी थी कि शायद गुरुजी अभी इस समय मुझे नहीं देख रहे होंगे, मैं जल्दी से इनको देख लेती हूँ। पर जब भी मैं नजरें उठाती थी मुझे लगता था वो सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, तो डर के मारे मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। आमने सामने गुरुजी से जो हमारी सबसे पहली मुलाकात हुई, मैं उसके बारे में बताती हूँ। हम लोग डिनर करने गए हुए थे, मेरी बेटी तब सीजीएम में क्लास 7th में थी, मेरा बेटा प्ले स्कूल में जाता था। वहां पर तरुण भैया का फोन आया कि तू जल्दी से एम्पायर स्टेट मंदिर आ जा, गुरुजी बुला रहे हैं। तो हम लोग, नॉनवेज खाया हुआ था, प्रवीण ने एक ड्रिंक भी ली थी। उन्होंने कहा मैं ऐसे तो नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊंगा। इसे नहीं, कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा है तू आ जा। हम चारों मंदिर पहुंचे और गुरुजी वहां पर कारपेट पे बैठे हुए थे बीच में, और चारों तरफ उनके संगत थी। उससे पहले कि हम मंदिर ढूंढ रहे थे, गुरुजी ने तरुण भाई को कहा जा ले आ बाहर से, वो आ गया है। गुरुजी को पहले ही पता लग गया था कि बाहर वो आ गया है प्रवीण। हम वहां पर गए तो गुरुजी ने कुछ शर्टें बनवानी थी। शर्टें तो क्या बनवानी थी, वो हमारे भाग्य बदलने थे, हमारी डेस्टिनी बदलनी थी। उन्होंने आगे का जो सब उन्होंने करना था, जो उन्होंने सोच रखा था, इसलिए बुलाया था हमें। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल प्रवीण से किया। मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ आती थी,
अब थोड़ी बहुत आती है। तो सारा इंटरप्रिटेशन मेरे लिए तो सबीना भाभी ने किया था। पहला सवाल उन्होंने प्रवीण से कहा, तू मेरी शर्टें बनाएगा? तो प्रवीण ने कहा, हाँ गुरुजी मैं बनाऊंगा। फिर उन्होंने डॉली के लिए, मेरी बेटी के लिए पूछा कि ये कहाँ, क्या कौन से स्कूल जाती है? सबीना भाभी ने बताया, गुरुजी ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जाती है, चंगा स्कूल है, वहीं पढ़ना चाहिए। उन दिनों मैं अपना बड़ा दिमाग चलाती थी कि मुझे इसका स्कूल बदल देना चाहिए। फिर इतने में मेरा बेटा बोला, गुरुजी मैं मॉर्निंग स्टार जाता हूँ। छोटा सा तो था ही, उसे अकल तो थी नहीं। तो उसने कहा, गुरुजी मैं मॉर्निंग स्टार स्कूल जाता हूँ। गुरुजी ने उसे देखा और कहा, चंगा मुंडा है। उससे पहले संगत जी, प्रथम जब से पैदा हुआ 4 महीने का, उसको ब्रोंकाइटल अस्थमा डायग्नोस हुआ था और उसको कहा गया था कि नेबुलाइजर खरीदो और इसको कहीं पोल्यूशन में मत लेके जाओ। वो बिल्कुल ठीक होता था और 15 मिनट में उसको इतनी जबरदस्त वीजिंग हो जाती थी कि हम उसे स्टीम के कमरे में लेके बैठना पड़ता था। नेबुलाइजर खरीदने की सोच ही रहे थे, तब महंगा भी बहुत आता था और सिंगापुर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तब उन दिनों हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम टैक्सी में घूम सके। ओला उबर तो अब बहुत कॉमन हो गई है। पहले जो टैक्सी स्टैंड्स होते थे वहां से टैक्सी मंगानी पड़ती थी। अगर हमें कहीं भी जाना होता था, मुझे इसको डॉक्टर के भी लेके जाना होता था, मुझे टैक्सी में ले जाना पड़ता था। बिलीव मी संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है, उस दिन के बाद प्रथम को कभी कभी भी जिंदगी में वीजिंग हुई नहीं। आज वो इतना बड़ा हो। ये गुरुजी के शब्दों का चमत्कार था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा, ये क्या करती है? अगेन सबीना भाभी ने इंटरप्रिटेट करके कहा, गुरुजी ये हाउसवाइफ है, घर में ही रहती है। तो गुरुजी ने मुझे 30 सेकेंड्स के लिए स्कैन किया, कहते हैं इसको कोई काम करना चाहिए। ना तो मेरी कोई काम करने की इच्छा थी, मैं बहुत ही डेडिकेटेड हाउसवाइफ थी, बहुत अच्छी मदर, बहुत अच्छी वाइफ बनना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी काम भी करूँ। तो ये हमारा पहला एपिसोड है गुरुजी के साथ, जब उन्होंने हमसे डायरेक्ट बात की। अच्छा, इसके बाद एक वहां पर रोमा आंटी होती थी एम्पायर स्टेट में, वो मुझे 12-14 साल बाद कहीं मिली। तो मैंने उनसे, हम किसी को भी नहीं जानते मंदिर में, ना कोई हमें जानता था, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा, रोमा आंटी आप मुझे पहचानते हो? कहते, आप उन अंकल की आंटी हो ना जिनको गुरुजी ने शर्ट की सेवा दी थी? मैंने कहा, आंटी आपको कैसे याद? कहते, मुझे इसलिए याद है, मुझे अलग से ले जाके गुरुजी ने कहा था कि इसको बता आज इसको क्या मिल रहा है। तो रोमा आंटी उस दिन प्रवीण को अलग ले गई थी और उन्होंने कहा था, अंकल आज जो आपको सेवा मिल रही है ना, उस सेवा करने के लिए हजारों लोग खड़े हैं और आपको बुलाकर ये सेवा दी जा रही है, आप इसकी इम्पोर्टेंस समझो। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारे, अच्छा फैब्रिक गुरुजी ने कभी हमसे नहीं लिया। गुरुजी हमेशा फैब्रिक्स देते थे प्रवीण को और कहते थे बढ़िया सी शर्ट बना के लाई, और फिर तुरंत सेकंड होता था, अब तू कब बना के लाएगा? और गुरुजी को सिरोस्की का बहुत शौक था। उन्होंने कहा कि सिरोस्की लगाकर बनाए सारी शर्टें। तो हम वो पहले प्रवीण डिजाइन करते थे शर्टें, फिर सिरोस्की लगवाने के लिए उनको देते थे और फिर गुरुजी पास ले जाते थे। मुझे प्रवीण बताते थे कि जब वो गुरुजी को शर्ट देते थे, गुरुजी इतने खुश होते थे, अच्छा तू बना ला कमीज, अच्छा तू बना ला, और फिर कहते भी थे बहुत अच्छी बनाई है। एक बार तो गुरुजी ने छोटे छोटे पश्मीना के स्टोल्स दिए, जो 5 या 6 मिलके एक कमीज बनी। वो शायद टेस्ट ले रहे थे गुरुजी प्रवीण का कि वो बना भी पाएंगे, कि उन्होंने कहा चलो इसकी कमीज बना के लाना। पर गुरुजी की दया से हमने वो भी कमीज बना कर उनको दी और उनको बहुत पसंद आई। संगत जी, गुरुजी को कोई शर्टों की जरूरत नहीं थी, किसी भी शर्ट की। वो सिर्फ हमारे भाग्य बदलने के लिए था, कि वो हमारी डेस्टिनी में कुछ अलग लिखना चाहते थे। वो लिखना चाहते थे जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। कभी भी हमने नहीं सोचा था कि हम ये भी कर सकते हैं। एक बहुत प्यारा सा एपिसोड बताती हूँ। एक जब मेरे हस्बैंड बाहर ट्रैवल कर रहे थे, तो ड्यूटी फ्री शॉप से उन्होंने टोबलरॉन खरीदी और खरीद के हमारे पास रखी हुई थी वो घर में।
तो उन्होंने तरुण भाई का एक दिन फोन आया, अभी दिल्ली में जो नेल्सन मंडेला मार्ग है वहां पर 3-4 मॉल्स बने हुए हैं, वहां पर गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी 3। गुरुजी कॉन्टेसा में थे और उन्हें पता था कि मेरे पास छोटा बच्चा है, उन्होंने मुझे तो नहीं बुलाया पर मेरे हस्बैंड को बुलाया। तरुण भाई का फोन आया कि तू आजा, यहाँ पर गुरुजी बुला रहे। चलते चलते प्रवीण ने वो चॉकलेट उठा ली कि मैंने कहा ये कहाँ लेके जा रहे हो, कि मैं गुरुजी को दूंगा। मैंने कहा गुरुजी को आप चॉकलेट दोगे, होश में हो, आप गुरुजी को चॉकलेट दोगे? ही केप्ट इट बैक। फिर चलते चलते उठा ली, नहीं मेरा तो बहुत मन है, मैं दूंगा। He took that chocolate with him। वहां पर गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी, इन्होंने गुरुजी को वहां पर मत्था टेका और फिर गुरुजी को वो चॉकलेट दी। गुरुजी उस चॉकलेट को लेके इतने ज्यादा खुश हुए, इतने खुश हुए जैसे किसी बच्चे को कोई चीज मिल जाती है। और उन्होंने 2-3 बार कहा, देखिए भगवान का प्यार, हमने तो कहानियां सुनी है कि राम जी ने झूठे बेर खाए थे, तो ये हम शबरी के बेर खाए थे। और गुरुजी ने 3 बार बोला, प्रवीण तू मेरे लिए लाया है, तू ये चॉकलेट मेरे लिए लाया है, एज दो इस चॉकलेट की जरूरत थी। और मतलब ये बहुत ही उनकी प्यारी बात थी। फिर एक बार गुरुजी का फोन आया, नहीं गुरुजी का नहीं, किसी संगत का फोन आया प्रवीण के पास ऑफिस में कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। 3 बजे का वक्त था, सर्दियों के दिन थे। तो जब फोन आया तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, मेरा तो कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, मैं क्या करूंगा गुरुजी के पास, मैं कैसे जाऊं। तरुण भाई को फोन मिलाया, हमारे को तो हर चीज उनसे ही पूछनी होती थी। तरुण भाई ने कहा क्या हुआ, फिर बुलाया है तो जाना, जाओ वहां पर। तो प्रवीण गए वहां पर, अंकल ने दरवाजा खोला और गुरुजी ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, गुरुजी के कमरे में उनको ले जाया गया। वहां पर तेज पंखा चल रहा था, गुरुजी एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में बैठे हुए थे और गुरुजी ने इशारे से प्रवीण को कहा कि तू यहाँ कारपेट पे बैठ जा। वो वहां बैठ गए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि चाय पिएगा, ही नॉडेड हिज हेड, देन ही गॉट चाय प्रसाद फॉर हिम, देन आफ्टर दैट ही गॉट समोसा प्रसाद फॉर हिम। और एक शब्द भी गुरुजी ने नहीं बोला, एक शब्द भी। और मेरे हस्बैंड की तो हिम्मत ही नहीं हुई गुरुजी की तरफ, ऊपर जो बेड पे बैठे थे उन्हें देख लें कि वो क्या कर रहे हैं, किस मुद्रा में बैठे हैं, कुछ भी उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो सिर झुकाए अपनी चाय प्रसाद पीते रहे और समोसा प्रसाद खाते रहे। आधा घंटा इस तरह हुआ और फिर गुरुजी ने कहा जाओ। इतना डिवाइन एक्सपीरियंस होगा ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा। और कहा गुरुजी ने कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद हम, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, मंदिर नहीं जा पाते, गुरुजी हमें कार्ड्स भेजते रहते थे, इनवाइट्स भेजते रहते थे, कभी किसी की सगाई का, कभी किसी की शादी का, संगत में किसी की वेडिंग होती थी तो वहां का भेज देते थे। और हम वहां पर, हमें जाने में बच्चे के साथ दिक्कत नहीं होती थी। मतलब गुरुजी कितना ख्याल रखते थे हमारा, कितना ज्यादा ख्याल रखते थे। गुरुजी ने हमेशा कहा कि मंदिर से अपने घर सीधे घर जाओ। पर इतनी बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि उन्होंने, तरुण भाई और सबीना भाभी काफी देर तक मंदिर में रुकते थे, गुरुजी की आज्ञा से 2-2 बजे तक भी रुकते थे। हम हमेशा से बहुत अर्ली स्लीपर्स रहे हैं, हम 9:30 बजे सो जाते हैं। तो गुरुजी कहते थे, जब वो 1 बजे 12 बजे जितने बजे जाते थे, कितनी बार बोलते थे अब तुम जा रहे हो ना, जाओ प्रवीण के घर होते हुए जाना। भाभी उनसे कहती थी गुरुजी वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, मैं क्या कैसे जाऊं। नहीं, मैंने कह दिया ना वहां होकर जाना है। वो लोग कभी 2 बजे बेल बजाते, कभी 1 बजे बेल बजाते। और इतनी अजीब सी सिचुएशन होती, वो दोनों अंदर आते, हमारे सामने सोफे पे 2 मिनट बैठते और फिर चले जाते कि भाई गुरुजी ने कहा था यहाँ होकर जाना है। संगत जी, इसको कैसे इंटरप्रिटेट करोगे? प्यासा कुएं के पास जाता है ना कि कुआं चल के प्यासे के पास आता है। और यहाँ हमारे केस में उल्टा हुआ, भगवान हमारे पास ब्लेसिंग्स भेजते थे। एक बार तरुण भैया ने रात को 2 बजे आए और उन्होंने एक चावल के दाने जितना प्रसाद दिया और कहा तुम चारों खा लेना। दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस।
उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है संगत जी हमारी लाइफ में। एक चेस का गेम होता है ना, चेस की चाल चलनी होती है। यहाँ गुरुजी ने एक चेस बोर्ड बिछाया और उसकी सारी चाल गुरुजी के हाथ में थी। एक एक चाल उन्होंने चली उसमें। जब गुरुजी, एक बार प्रवीण ने तरुण भैया से पूछवाया कि गुरुजी से पूछ मैं अपनी नौकरी बदल लूं। ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे, एपरल इंडस्ट्री में। तो गुरुजी ने उस दिन 4 सेंटेंस कहे कि एनु दस ऐथे ही रहना है, ऐथे सब कुछ सड़ा होया है, अपने कांटेक्ट बढ़ाए, अपना काम करे। संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने शब्द कहे थे ना, हमारे पास जो उनकी तनख्वाह थी, जो उनकी सैलरी थी, वो सिर्फ एक सिंगल नीडल की मशीन खरीद सकती थी, बस उतनी सैलरी थी। इसलिए हमने इस बात पे कुछ ज्यादा गौर नहीं किया और वो नौकरी करते रहे। इसके करीबन इस बात को बहुत साल हो गए, 12 नहीं कितने साल हो गए होंगे इस बात को, 15-16 साल हो गए इस बात को। जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा था कि अब मैं यहीं से रिटायर होऊंगा, मैं यहीं पर काम करूंगा। एक दिन घर वापस आए और बोले मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, और साथ में ये कह दिया ये मत कहना कि कुछ दिन और चला लो, नौकरी नहीं होगी, देखी जाएगी, कहीं मैं बाहर चला जाऊंगा नौकरी करने, पर मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बाद एनसीआर में एक राइवल कंपनी होती थी, जिस कंपनी में काम करते थे उसकी एक ही राइवल कंपनी होती थी। अब जिस साल आप जिस कंपनी में आपने 20 साल काम किया और उस राइवल कंपनी का, तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि आपको कोई पूछेगा या आपको कोई लेगा। एनी हाउ ये सब गुरुजी का करना था। उन्होंने वो किसी थर्ड आदमी से कहकर उनके ओनर को कहलवाया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आधा घंटे में उस थर्ड बंदे का फोन आ गया कि वो ओनर आपसे मिलना चाहते हैं। कभी सीवी नहीं बनाया, कभी बायोडेटा रिज्यूमे कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा वो आज ही शाम आपसे मिलना चाहते हैं। उसी शाम को प्रवीण गए और आप संगत जी, इट इज सच ए डिसबिलीफ, मतलब गुरुजी के राज में क्या क्या हो सकता है। आधा घंटे में इंटरव्यू में कुल 4 बातें हुई और आधा घंटे में ही हैंडेड ओवर द अपॉइंटमेंट लेटर एज द सीईओ ऑफ दैट कंपनी। एक तो और 4 महीने बाद जो कंपनी छोड़ी थी ना, वो बंद हो गई। गुरुजी को पता था मेरे को इसका ख्याल रखना है, मुझे इसको यहाँ से बंद होने से पहले निकालना है। उन्होंने दिमाग बदला, उन्होंने वो कंपनी छोड़ी और हाथ ही हाथ उस दूसरी कंपनी में काम भी मिल गया। वो वहां पर सी पॉइंट हो गए। उसके बाद मेरी डॉटर अपने लास्ट, मैं ये कड़ी बाय कड़ी आपको सुनाना चाह रही हूँ। मेरी डॉटर कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी सीजीएम में नहीं, जीसस एंड मैरी कॉलेज में सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रही थी। लास्ट सेमेस्टर था। हमने उसके बाद के प्लान बनाए हुए थे कि हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में इंटरव्यू यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर एग्जाम देंगे, यहाँ एंट्रेंस देंगे। लास्ट सेमेस्टर में मेरी डॉटर को ड्रीम आता है कि वो मंदिर में सफाई कर रही है और गुरुजी व्हाइट चोले में आए और उन्होंने इशारे से कहा मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने उसको रिक्शे में बिठाया और पंजाबी में वो बोलते गए, which she couldn't comprehend what he was saying. She couldn't understand what he was saying. पर जिस्ट ये था, and he was quite sure about what he's saying ना। उन्होंने बहुत स्ट्रेस देकर कहा अपनी माँ को समझा दियो आगे नहीं पढ़ना है, अपनी माँ को समझा दियो आगे नहीं पढ़ना है। अब नौकरी वालों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उन्हें तो नौकरी करनी है ना आगे। बड़ा अजीब सी ये बात लगी, बड़े कंफ्यूज हो गए माँ बेटी की अब हम क्या करें। हमने सबीना भाभी को फोन मिलाया कि भाभी अब हम क्या करें। उन्होंने कहा एग्जाम तो दो, लास्ट सेमेस्टर है, लीव एवरीथिंग ऑन गुरुजी। और जो उन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो ही कुछ करेंगे, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुम एग्जाम्स दो। Before she could finish giving her exam, she got a very good job as a program coordinator in a NGO in Delhi, which is a very elite NGO working with the foreign artists and all. In the meantime, my husband joined his new company. One fine day, he came and he said, I need somebody who has
some common sense to work for my made to measure department, and I cannot give a very high price. जो लोग interview देने आ रहे हैं वो बहुत पैसे मांग रहे हैं. I'm sure Avantika you can do it. You join me as in the MTM department. She was more than happy because she was getting a new job, a new experience, something new to learn. Immediately she gave resignation to that NGO job and she said, अच्छा मुझे कब से ज्वाइन करना है. हमें पता नहीं था संगत जी कि सीईओ के कोई भी रिलेटिव, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई भी रिलेटिव वहां ज्वाइन नहीं कर सकते उस कंपनी को. अब इसने तो जॉब छोड़ दी. कैन यू इमेजिन संगत जी, बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, एक नॉन MBA, नॉन मास्टर्स डिग्री, नॉन मार्केटिंग, नॉन सेल्स का पर्सन, उसे हायर करा गया MTM डिपार्टमेंट में बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा. उसके बाद उसने वो जॉब ज्वाइन कर ली उसी कंपनी में. उसी कंपनी में जॉब करते करते उसे 2-2.25 साल हुआ. एंड एक दिन शाम को उसने हमें बिठाया. उसने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कॉल हम चारों को लेना है कि पापा आज के बाद किसी के लिए काम नहीं करेंगे. पता नहीं उसने क्या वहां देखा, कैसे अपने क्या वहां हुआ, मुझे उसने कभी नहीं बताया. She said, किसी के लिए भी वो काम नहीं करेंगे आज के बाद. हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ये काम खोलें और या फिर जो हमारे पास सेविंग्स है हम उसमें से ही गुजारा करेंगे. मुझे लगा ये दूसरा ही वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, पहला तो सोचना भी बेकार है. क्योंकि जो वो काम है वो छोटा नहीं हो सकता था. या तो वो मेगा प्रोजेक्ट ही बनेगा और इट इज नॉट देयर. इट वाज लाइक दैट. हमने फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया. संगत जी 100 बार हमने इसके पेपर्स उठाकर रखे कि ये हमारी औकात से बाहर प्रोजेक्ट है, हम इसे कर ही नहीं सकते, हम बहुत बड़ा सोचते हैं, ये हमें सोचना भी नहीं चाहिए. जितनी बार से प्रोजेक्ट को शेल्फ करते उतनी बार ही कहीं ना कहीं से कोई ऐसा कॉल आ जाता कि हम वापस उसे निकाल लेते. इस प्रोजेक्ट को लगाने का मतलब था आज तक जो हमने जोड़ा था, जो हमारे पास एसेट थे, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सब हमें इसमें लगानी पड़ेगी. और ये प्रोजेक्ट लग गया. कैसे लगा? मतलब आज भी मैं 3 साल हो गए, अप्रैल 2018 को 1 अप्रैल को हमने गुरुजी का सत्संग करके इसकी शुरुआत की थी. ये प्रोजेक्ट कैसे लगा वो गुरुजी जानते हैं. यहाँ के CMD साहब गुरुजी है, वो ये कंपनी चलाते हैं, हम सब उनके लिए काम करते हैं. संगत जी जो इनकी लास्ट तनख्वाह थी, अगर मैं वो 3 साल की भी इकट्ठी कर लूं, वो सैलरी अब हम 1 महीने में देते हैं, हम लोगों को देते हैं. गुरुजी ने यहाँ हमें बहुत कुछ सिखाया, पर कभी उन्होंने हमें गिरने नहीं दिया, कभी भी. कैसे उन्होंने लोन पास कराया, कैसे उन्होंने रेंट पर फैक्ट्री दिलाई. मतलब मैं रात हो जाएगी मैं बताती जाऊंगी. मतलब ऐसी ऐसी अनहोनी चीजें होती है ना. एक मैं बताऊंगी संगत जी, जब हमने मशीनरी ये सारी इंपोर्ट की ना, संगत जी फिगर्स मुझे बताने पड़ेंगे, मैं बोस्ट नहीं करना चाहती हूँ कुछ. हमने मशीनरी इंपोर्ट करी करीबन 2.5 करोड़ की. जब हमने ये लोन कर लिया सब कुछ, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा 1 पैनी भी नहीं था, 1 पैनी भी नहीं था. जब ये मशीनरी इंपोर्ट हुई तब हमें पता लगा हमें इसका 18% IGST देना पड़ेगा. 18% IGST का मतलब हो गया हमें 60 लाख रुपए जुटाने थे. 60 लाख रुपए कोई बैंक GST के लिए लोन नहीं देता है. और जो भी एसेट थे हम ऑलरेडी बैंक को दे चुके थे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं था. और मशीनें भी ऑर्डर हो गई, एडवांस भी चला गया, फैक्ट्री रेंट की जगह भी स्टार्ट हो गई. अब हम ऐसे जाल में फंस गए थे ना, यहाँ 60 लाख कहाँ से बटोरे हमें समझ नहीं आ रहा. मैंने ऐसे ही कहा हंस के हमने हस्बैंड से, ऐसा नहीं हो सकता ये IGST गुरुजी माफ करवा दें.
अगले दिन 9 बजे प्रवीण को ऑफिस से फोन आया, क्योंकि उनके पास वहां उस ऑफिस में जीएसटी के सारे नोटिफिकेशंस आते थे कि अंजू तुझे पता है इंपोर्टेड मशीनरी पे आईजीएसटी हट गया। सोच सकते हैं संगत जी, गुरुजी ने हमारे लिए वो आईजीएसटी हटा दिया और 1 महीने बाद वो आईजीएसटी फिर लग गया, दोबारा से वो आईजीएसटी लग गया। एक एक जगह वो कैसे मदद करते हैं, क्या करते हैं, वो खुद ही जानते हैं इसके बारे में। औकात उन्होंने हमारी कहां से कहां पहुंचा दी। उन्होंने मेरे लिए 96 में कहा था इसको कोई काम करना चाहिए। मैंने तब ये सोचा भी नहीं था गुरुजी इतना बड़ा काम खड़ा कर देंगे कि हमें दिन रात इस काम में लगना पड़ेगा। एक और सत्संग सुनाती हूँ, ये भी हफ्ते भर पहले का। हमने संगत जी कुछ मशीनरी इंपोर्ट करनी थी क्योंकि काम बढ़ गया था। मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए बैंक ने कहा हम लोन दे देंगे पर इसका 40% आपको देना पड़ेगा। इस समय पैंडेमिक की वजह से जो शिपमेंट 3 महीने पहले जाती थी वो सब रुक गई, कहीं से भी पैसा था नहीं। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं अपना पीपीएफ तोड़वाऊं। ये हफ्ते भर पहले की बात है। मैं बैंक गई, मैंने कहा कि मैंने वो पीपीएफ खुलवाया हुआ है 2011 अप्रैल में। मैं वहां पर गई, उन्होंने कहा मैम ये आप खाली 50% निकाल सकते हो, आपको 10 ही साल हुए, 15 साल मेच्योरिटी के बाद ही पूरा निकाल सकते हो। मैं बड़ी अपसेट हुई क्योंकि वो 40% का भी जुगाड़ तो करना था और मशीनरी वालों का प्रेशर भी बहुत था। उन्होंने कहा आज हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, आप फिर किसी दिन आइएगा, पर आप निकाल नहीं पाएंगी पूरा। मैं पिछले हफ्ते फिर गई वहां पर और मैंने जो उन्होंने फॉर्म बताया था वो भर के दिया। मैंने डेस्क पे कहा मैम इसमें आप बता दीजिए सिस्टम में देख के मैं अमाउंट कितना भरूं। उन्होंने कहा कि मैम आप ये सारा अमाउंट भर दीजिए। मैंने उनसे ये तो नहीं कहा आपने मना किया था पिछली बार। मैंने कहा मैम आप चेक कर लीजिए मैं ये पूरा भर दूं। उन्होंने कागज पे लिख के दिया मैम आप ये पूरा भर दीजिए, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रही हूँ, ये सिस्टम शो कर रहा है। मैं बड़ी आश्चर्यचकित, मैंने वो पूरा अमाउंट भरा और अटेस्ट वगैरह साइन करा के जो भाग दौड़ करके मुझे पक्का था कि जब ये लास्ट में मुझे डीडी देंगे उससे पहले बता देंगे मैडम सॉरी हमसे गलती हो गई, ये तो पूरा पैसा नहीं निकल सकता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। वो पूरा का पूरा मुझे चेक मिल गया, पूरा डीडी उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने उसके बाद गूगल पे सर्च कर लिया पीपीएफ रूल्स, और संगत जी आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। 15 साल की मेच्योरिटी से पहले पूरा अमाउंट निकल ही नहीं सकता। वो या तो जिसका पीपीएफ अकाउंट हो उसकी डेथ हो जाए और नॉमिनी निकालना चाहे तो निकल सकता है, या आपके पास कोई टर्मिनल डिजीज हो गई और आपको उसके लिए पैसा चाहिए, वो मेडिकल पेपर्स दिखा के पैसा निकल सकता है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर मैंने वो मशीनरी का आज मैंने एलसी खुलवा ली है, मेरे को वो पेमेंट मिल गया। अब गुरुजी कहते थे कि अगर कोई एक बंदा भी मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे परिवार का कल्याण कर देता हूँ। मेरे परिवार वाले तब गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे। मेरे नेफ्यू को डिजीनेस हुई और वो चक्कर खा के गिर गया, तो मैं उन्हें दिल्ली लेकर आई और मैंने जहां जहां रिपोर्ट्स दिखाई, जो भी एमआरआई, everybody pointed out to a malignant tumor। बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत यंग बच्चा था, खाना पीना घर वालों का छूट गया, क्या होगा क्या नहीं। उन मंदिर उस दिन सोमवार था, मैं जिस दिन अगले दिन मुझे गंगाराम एचओडी के पास लेकर जाना था, न्यूरो फिजिशियन के पास। शाम को मैं सोमवार को मंडे को मंदिर लेके गई। उसे विश्वास तो था नहीं पर मेरे लिए तो उसे जाना ही पड़ा। वहां पर मंदिर लेकर अगले दिन मैं गई और उस डॉक्टर के रूम में मेरा हार्ट इतनी तेज बीट कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं ही यहाँ भी कोलैप्स कर जाऊंगी। संगत जी उन्होंने उसकी फाइल देखी, एमआरआई स्पेक्ट्रम रिपोर्ट देखी, एंड ही जस्ट थ्रू दैट फाइल ऑन द टेबल एंड सेड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग, ये खोपड़ी के पीछे लाओ अभी निकाल देता हूँ।
ये शायद सब लोगों के होता है, पर कुछ लोगों को चाइल्डहुड में परेशान ऐसे लीजन्स जैसे हो जाते हैं जब ब्रेन डेवलप करता है। ये कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है इसका। उसके बाद मेरे ब्रदर के उस 45 की एज थी उस समय, और उनको एंजाइना पेन्स हुआ है। उनको दिल्ली लाकर दिखाया गया और एंजियोग्राफी हुई उनकी, तो पता लगा कि उनकी बाईपास सर्जरी होगी। बाईपास सर्जरी के लिए एडमिट करा उनको। मैं उसके पहले दिन उन्हें भी मंदिर लेके गई। मंदिर बंद था, मैं सुबह सुबह लेकर गई कि एडमिट होने से पहले हम मंदिर जरूर चलेंगे। और उसी रात मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी का बड़ा सा आश्रम है, मैं एक पगडंडी सी बनी और मैं बड़ी उदास बैठी हूँ। गुरुजी वहां घूमते हुए आए और उन्होंने बहुत सारी रोटी प्रसाद मुझे दी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो इतनी नहीं खा पाऊंगी, सर तेरे भाई के लिए। और फिर उसके बाद हफ्ते में बाईपास सर्जरी कराकर मेरे भैया और वापस भी चले गए अपने। तो गुरुजी ऐसे कल्याण करते हैं। मुझे पता है लंबा सत्संग हो गया, पर एक सत्संग और सुनाना पसंद करूंगी। मेरा एक कजन है जिससे मैं बहुत अटैच थी, पर शादी के बाद जैसे मिल नहीं पाते हैं बहुत सालों तक, तो मैं उससे मिली नहीं थी। एक दिन मुझे पता लगा वो दिल्ली आ रहा है। मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहूंगी। He showed no interest. He was quite cold and I couldn't understand. But I was so keen to meet him कि मैं जहां उसे पहुंचना था उससे पहले पहुंचकर खड़ी हूँ, मैं तुमसे मिलूंगी। उसके बाद वो एक दुकान में गए, बाहर चश्मे वश्मे लगे हुए थे उसके और हेयरिंग मशीन के साइन बोर्ड्स बने हुए थे। वो वहां चला गया अंदर, मैं बाहर बैठी रही। थोड़ी देर में वहां अंदर से कोई आए कि मैडम आपको अंदर बुला रहे हैं। वो एक डॉक्टर का केबिन था, वो हेयर एंड स्पीच थेरेपिस्ट थे। मैं वहां बैठ गई अंदर और मैंने उनका कॉन्वर्सेशन सुना कि उनकी डॉटर जो थी वो हेयरिंग इम्पेयर्ड थी और धीरे धीरे उसके सिर्फ 5% ऑडिबिलिटी बची थी। And the only option was a bypass operation, just like a bypass surgery of the heart. And it was quite an expensive operation. I came to know that financially also he was not very strong and he did not have enough money to get the operation done. I said, I want to talk to you. He said, I don't want to talk. I want to go back to my native place. And I'm quite upset about the entire thing. I said, give me only 5 minutes. I took to him a restaurant very nearby. And I don't know, Sangat ji, मैंने उन्हें क्या अपने बारे में सुनाया, क्या बताया उनको. But when I stopped talking, they had tears in their eyes. And the daughter and the mother duo, they said, we believe in what you are saying. We would like to go to this place. I said, it opens only in the evening and you can come in the evening. I'll take you there. They said, we have some work and then we will reach your place. And thereon you can take to the mandir. I took them to the Bade Mandir. And I don't know, मुझे क्या हुआ, मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ. मैंने उन्हें, I had a pendant of Guruji. It was Guruji who made me do it actually. I gave it to them and I said कि इसको रात में भिगो देना एक ग्लास में और सुबह जल प्रसाद पिला देना. And they did the same for, I think, 2 months, 2.5 months. And I received a call from him that मैं तेरे पैर धो के पीना चाहता हूँ. मैंने कहा क्या हुआ? He said, she can hear again everything. She's 100% okay. I took to that doctor and he said, ये क्या हुआ? उसने बताया कि मेरी सिस्टर आई थी उस दिन, उसने मुझे बताया था इनके बारे में. He said, अब आगे क्या करना है? The doctor said, जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया अब इलाज भी आगे का वही करेंगे, अब आप मेरे पास मत आना. And during this course, they wanted to go to Tirupati Balaji, which they had not been able to go for some reason. इन्हीं 2 महीनों के बीच वो तिरुपति बालाजी जा पाए, husband wife, and the daughter called them there at 2:00 in the night, and she said, I want to share a dream right now. She said, I was sleeping and there was a dream. ऊपर का part was Guruji and नीचे का part was Tirupati Balaji, and he said in Punjabi, तेरे को सुनाई नहीं देता ना, मैं तेरे कान ठीक करन वास्ते आया. It is
so amazing. And that girl is happily married now. गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं. संगत जी, thank you very much for listening to me. Thank you so much. जय गुरुजी महाराज. Auntie, such beautiful experiences, such lovely experiences, itne overwhelming, just so beautiful. Thank you so much, Auntie. बहुत बहुत अच्छा लगा सबको. Thank you संगत जी ज्वाइन करने के लिए, एंड गुरुजी की कृपा से जल्द ही फिर मिलेंगे. तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार. जय गुरुजी. गुरुजी से आज्ञा लेते हैं. नमस्ते.